नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे महंगाई की, उस महंगाई की जो हर रोज बढ़ रही है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में एक बार फिर से आज इजाफा कर दिया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 8 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये दाम कब तक स्थिर रहेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई की मार लोगों के ऊपर इस कदर पड़ रही है कि हर रोज सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर रोज किसी न किसी के दाम बढ़ रहे हैं। चाहे हम आटे की बात करें, चाहे हम और खाद्य पदार्थों की बात करें, लगातार इनके दामों में इजाफा होता जा रहा है और आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अगर गैस के दाम सबसे ज्यादा कहीं हैं तो वो देश है भारत। पेट्रोल के दाम दुनिया में तीसरे नंबर पर, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा है। डीजल के दामों की अगर हम बात करें तो डीजल के दामों के मामले में 8वें स्थान पर भारत खड़ा हुआ है। यानी कि महंगाई की मार चौतरफा लोगों पर पड़ रही है। सरकार यह कह रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। और सरकार तो यह भी दावा कर रही है कि हमारे यहां पर तो फिर भी 5% महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर दूसरे देशों का मुकाबला आप करेंगे तो वहां 50 से लेकर के 58% तक महंगाई बढ़ चुकी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको हम दिखाते हैं, देखिए। कुछ दिनों की राहत के बाद महंगाई ने फिर से दस्तक दे दी है। बेशक 8 दिनों से पेट्रोल के दाम स्थिर हों, लेकिन आज गैस के दामों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। आईजीएल ने जहां सीएनजी के दामों में 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी, तो वहीं पीएनजी की कीमत में भी 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा कर दिया है। मार्च के बाद से कुल 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी सीएनजी की कीमतों में हो चुकी है। गुरुग्राम में 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो, रेवाड़ी में 82 रुपए 7 पैसे प्रति किलो, तो वहीं करनाल और कैथल में 80 रुपए 27 पैसे के हिसाब से सीएनजी बिक रही है। पीएनजी की कीमत में प्रति एससीएम 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा होने के बाद करनाल और रेवाड़ी में इसकी कीमत 44 रुपए 67 पैसे, जबकि गुरुग्राम में 44 रुपए 6 पैसे प्रति एससीएम तक पहुंच गई है। महंगाई का आलम यह है कि नींबू के नखरे भी बढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई, चढ़ते दाम। एक नींबू 15 रुपए में मिल रहा है। नींबू के दाम 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा। टोल टैक्स 10 से 15% बढ़ा। 800 दवाओं के दाम बढ़े। आटा 5 रुपए महंगा। दूध के दाम 2 से 4 रुपए तक बढ़े। घी 45 रुपए महंगा। खाद्य तेल 15 रुपए महंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मार्केट में करेंसीज की परचेजिंग पावर की बात करें तो वर्तमान में भारत में प्रति लीटर एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही पेट्रोल के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है और डीजल पर महंगाई के मामले में देश का स्थान 8वां है। हालांकि सरकार कह रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने का सामान हो या फिर एलपीजी, सभी के दामों में इजाफे ने आम आदमी के बोझ को बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि चुनावों के समय दाम न बढ़ने से तेल कंपनियों को करीब 19,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा और इसलिए इसकी भरपाई के लिए अभी 24 दिन तक दाम और बढ़ सकते हैं। यानी अभी आने वाले दिनों में आपको राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो महंगाई की डोज लगातार लोगों को मिल रही है। सीएनजी और पीएनजी के दाम, हालांकि रात में मैसेज आ गया था लोगों के पास कि पीएनजी के दामों में 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा कर दिया जाता है और इसके साथ ही सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सीएनजी के दाम 2.5 रुपए और बढ़ा दिए गए और 1 महीने के भीतर भीतर ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब सीएनजी के दामों में इजाफा हो चुका है और करीब
₹10 का इजाफा हाल के दिनों में सीएनजी के दामों में हो चुका है। पीएनजी के दामों की अगर हम बात करें तो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है और एक बार फिर से ₹4.25 तक पीएनजी के दामों में इजाफा कर दिया गया। यानी कि खाने पीने की चीजें हों या फिर तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है इस बात को आसानी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सब जगह पड़ता है। ओला, उबर, तमाम जो टैक्सी चालक हैं उनकी ओर से भी अब दामों में इजाफा कर दिया गया है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो वहां भी आपको जो खाने की थाली है पहले के मुकाबले अब महंगी मिलेगी, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, चावल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से उनको भी अब नुकसान हो रहा है और इसीलिए अपनी थाली के दाम उनके लिए बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गई है। यानी कि महंगाई चौतरफा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसके लिए जो वजह बता रही है, बार बार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो पिछले 40 दिन से ज्यादा समय से युद्ध छिड़ा हुआ है, जो बदस्तूर जारी है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बहुत ज्यादा हैं और यही इसकी एक प्रमुख वजह है कि भारत में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों का यह कहना है कि उन्हें नुकसान हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव के समय हमने देखा 4 से 5 महीने तक दाम बिल्कुल नहीं बढ़े, ना घटे ना बढ़े, बिल्कुल दाम स्थिर रहे। चाहे हम तेल के दामों की बात करें या गैस के दामों की बात करें, सब्जियों के दामों की बात करें या खाद्य पदार्थों के दामों की बात करें, तो इन दामों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया था, दाम बिल्कुल स्थिर रहे थे। लेकिन खास तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर जिस तरीके से काफी नुकसान झेलना पड़ा चुनावों के दौरान, जो स्थिर दाम रहे थे, तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 19,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ तेल कंपनियों को और इसीलिए तेल कंपनियों को इसकी भरपाई करनी है। यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है ताकि उस भरपाई को पूरा किया जा सके। तो आने वाले समय में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको महंगाई से राहत मिल सकती है तो ये भी हो सकता है कि आपकी सोच गलत हो, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है, जो सूत्र हैं हमारे वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर विचार भी कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जा सके और इसके लिए तमाम बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है कि लोगों को किसी तरीके से राहत अगर पेट्रोल डीजल के दामों में, गैस के दामों में दी जा सकती है तो वो दी जाए। इसको लेकर सरकार अगर कोई ये कहे कि गंभीर नहीं है तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। चर्चा इसी को लेकर आज हम करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोहित वालिया जी जुड़ गए जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ ही रंजिता मेहता जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। इसके अलावा प्रियंका हुड्डा जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस चर्चा में शामिल हो गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मोहित वालिया जी, मैं आपके पास आते हुए सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो इसकी बड़ी वजह बता रही है, सरकार का बार बार ये कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो तेल कंपनियां होती हैं, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से दाम तय करती हैं क्योंकि बाजार के हवाले सरकार इसको कर चुकी है। कितना सहमत हैं आप इससे? इसमें जो भी गवर्नमेंट का आप मानिए या आप इंटरनेशनल लेवल पे मान के चलिए, इसमें जो भी उतार चढ़ाव आता है, जो भी इन्फ्लेशन आता है, वो सीधा सीधा क्रूड बैरल में अगर जो क्रूड ऑयल है उसके अगर प्राइसेस में इम्पैक्ट आता है डॉलर से आता है। तो डॉलर का अगर बढ़ता है, डॉलर पर बैरल अगर बढ़ता है तो इंडिया में सीधा सीधा 60 पैसे का इन्फ्लेशन आता है। तो जो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा 60 पैसे का पर लीटर के हिसाब से, तो वो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा अगर इनपुट बढ़ रहा है हमारा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सीधा सीधा पूरी मार्केट पे जाता है। उस बढ़ने प्राइस, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पूरी मार्केट में इम्पैक्ट आता है उस चीज का, जिससे हर चीज के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन मोहित जी भाई, चुनावों के दौरान पिछले 4-5 महीने हमने देखा है, क्योंकि 22 मार्च से दाम बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन उसके पहले 10 मार्च को नतीजे सामने आए, उसके बाद ये दाम बढ़े। उसके पहले किस तरीके से दाम लगातार स्थिर रहे और इस बीच हमने ये भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उस वक्त उच्चतम स्तर पर थी। उस वक्त दाम नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अब दामों को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब चुनाव नहीं है। तो चुनाव से जोड़कर जो लोग इसको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव नहीं था तब आपने दाम बढ़ाए नहीं, लेकिन अब चुनाव है, चुनाव जब था तब आपने दामों को नहीं बढ़ाया, लेकिन अब क्योंकि चुनाव है नहीं कहीं पे, इसलिए आप दाम बढ़ा रहे हैं। तो चुनावों से इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन है भी या नहीं है?
चुनावों से कनेक्शन अगर मान के चले तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा 5 राज्यों में चुनाव हुए। 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 137 दिन हुए थे हमें चुनाव के दौरान। जी मोहित जी, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। रंजीता जी, आपको आ रही है मेरी आवाज, आप सुन पा रही हैं क्या? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। रंजीता जी, कब तक ये महंगाई की डोज लगातार लोगों को मिलती रहेगी? भाई लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक स्थिर रहेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और सीएनजी पीएनजी के दाम तो बढ़ ही गए। आपने आज ये डिबेट रखी है, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आम जनता जो है आज इस महंगाई की वजह से न केवल परेशान है, बल्कि उनका रसोई का बजट भी बिगड़ा हुआ है। पर कहीं ना कहीं हमें इसके पीछे से कारण ढूंढने पड़ेंगे कि क्या कारण है कि आज हमें ये महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जब 2013-14 में हमारी भाजपा की सरकार आई थी तो आर्थिक ग्रोथ जो थी वो 4.7% थी, जो हमने बड़ी मेहनत से अब पिछले 3 सालों में औसतन 7% तक हम लाने में इसको सफल हुए हैं। इस बार की तरह जो ब्याज दर थी जो 8 से 12% थी, उसको हम 6% तक लाने में कामयाब हुए हैं। उसी प्रकार से सीपीआई महंगाई दर जिसको हम कहते हैं, वो कांग्रेस की सरकार के समय में जो 9.3% थी, उसको हम 4.5% तक लाने में सफल हुए हैं। इसी तरीके से जो फॉरेक्स रिजर्व है, पहली बार $400 बिलियन के पार पहली बार गया है, और जो शेयर बाजार भी है उसकी भी सफलता के नए मापदंड इस बार हमने स्थापित किए हैं। और पिछले 3 सालों में जो करदाताओं की संख्या है जो 3.7 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर हमने 6.3 करोड़ किया है। यह बताता है कि हमने काले धन के खिलाफ काफी बड़ी जो एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसमें हम कामयाब हुए हैं। अब आते हैं डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ क्यों रहे हैं। जो पिछली सरकारों की नाकामियां थी, जिस तरीके से उस समय तेल उनके नियंत्रण में था, वो तेल को रेट कम भी कर सकते थे, बढ़ा भी सकते थे, जो कि WTO के बाद तेल कंपनियों ने जो उसका कंट्रोल था, वो नियंत्रण था, जो हमारी सरकार से लेकर अपने में कर लिया। 2010 के बाद 2014 तक टोटली ये निरंतर हमारे हाथ से चला गया। उसी की वजह से जो कांग्रेस सरकार ने 1,40,000 करोड़ के तेल बॉन्ड्स बांटे, अपना जो कर्जा है वो फ्यूचर में डालने के लिए, उसका मूल भुगतान हमें 2026 तक करना है, और जिसका सिर्फ ब्याज जो है वो 9,960 करोड़ रुपए हमें चुकाने हैं, और हर साल की साल हर 3 तिमाही के बाद हमें वो किस्त देनी पड़ती है। तो जिस तरीके से ये तेल बॉन्ड्स, अगर ऑयल बॉन्ड्स ना खरीदे होते कांग्रेस सरकार ने और फ्यूचर पर ये ना डाला होता, तो आज कम से कम ये महंगाई की मार हमें ना पड़ रही होती। और जिस तरीके से जो यूक्रेन और इसका युद्ध चल रहा है, गैस के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 70% जो उत्पादन है वो रशिया उत्पादन करता है गैस का। हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है। अब युद्ध की वजह से वो सप्लाई पीछे से कम आ रही है, जिसकी वजह से गैस के रेट भी हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर हम स्टेट टैक्सेस की बात करते हैं, जहां जहां पर भी भाजपा शासित स्टेट्स हैं, वहां के टैक्सेस का अगर आप मुकाबला करेंगे बाकी राज्यों के साथ, जहां पे विपक्ष कांग्रेस या उनके सहयोगी वहां पर के टैक्सेस की अगर तुलना करते हैं, तो हरियाणा में पेट्रोल के ऊपर हम 26% टैक्स ले रहे हैं और डीजल पर हम 17 रुपए 22 पैसे ले रहे हैं। जबकि अगर हम राजस्थान से कंपैरिजन करें, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो 30.80% पेट्रोल पे टैक्स ले रहे हैं और 24.9% जो है डीजल पर ले रहे हैं। तो विपक्ष को कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनके अपने राज्यों में जहां पर उनकी अपनी कंट्रोल है वहां पर क्या रेट्स हैं। तो निश्चित तौर पे लेकिन पहला सवाल तो ये मेरा आपसे रंजीता मेहता जी कि 8 साल से ज्यादा हो गए आपको, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो भाई कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे महंगाई के लिए? 2026 तक कोसेंगे। 2026 तक हमें ब्याज भरना है। 2026 तक यानी आप ये कह रही है कि 2026 तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है, जो कांग्रेस ने किया था उसको उसकी सजा लोग भुगत रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो 2000 जो कोसने का काम है वो 2026 तक करेंगे, पर निश्चित तौर पे लोगों को राहत देने के लिए जो नई चीजें इजाद कर सकते हैं उसके ऊपर हमारी सरकार पूरी काम कर रही है। सबसे पहला काम, इम्पोर्टेंट काम जो है वो तेल के ऊपर हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। अगर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा इम्पोर्ट कम होगा, तो निश्चित तौर पे इसकी जो रेट्स है हम रेगुलेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन 30% हमारा टारगेट है। अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हमारी सरकार 1 लाख करोड़ रुपया साल का बचाना शुरू हो जाएगी। इससे 17% पोल्यूशन की कमी जो है हमारे देश के अंदर हो जाएगी, और जो फ्यूचर है उसके अंदर 1,20,000 नई जॉब्स जो है हम इसके जरिए जो है
हम हमारे लोगों को दे सकते हैं। तो सरकार निश्चित तौर पे उसके ऊपर काम कर रही है। और हमारे यहाँ पे जो रिजर्व है, जिसके अंदर हम पेट्रोल रिजर्व करके रख सकते हैं जब क्रूड ऑयल के रेट कम हो, वो सिर्फ और सिर्फ 3 है अंडरग्राउंड, जिसके अंदर हम सिर्फ 10 दिन का पेट्रोल और डीजल रिजर्व रख सकते हैं। उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है ताकि हम अपने रिजर्व्स बढ़ा सके, और जब भी क्रूड ऑयल का रेट कम हो तो हम इसके रिजर्व्स को बढ़ाकर अपने पास रख सके। और दूसरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये केवल हिंदुस्तान नहीं है जहां पर महंगाई बढ़ रही है। अगर जब हम अमेरिका की बात करते हैं, पिछले 12 साल की सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में इस साल हुई है। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, पिछले 9 सालों में से सबसे ज्यादा महंगाई इस साल हुई है। तो आप जिस तरीके से, अगर हम एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ करेंगे, हर देश का कंपैरिजन देश से करेंगे, आज हमारी जो इंडस्ट्री है सारी जो दुनिया को हमारी तरफ देख रही है। आज चाइना, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना रंजीता मेहता जी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है पता है आपको? और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय क्या है ये भी आपको पता होगा। जब अगर कंपैरिजन आपको इसको करना है तो इसका भी कंपैरिजन कर लीजिए। नहीं, आपको अगर कंपैरिजन, नहीं तो कंपैरिजन इसका भी होगा ना फिर। की जनता में से सिर्फ 6% लोग वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है रंजीता मेहता जी? अमेरिका के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है और भारत के, हिंदुस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, इसका भी कंपैरिजन कर लीजिए। आ रहा हूँ प्रियंका जी, आ रहा हूँ आपके पास, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रियंका जी पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। 08% हो चुकी है क्योंकि सरकार ने ONGC जैसी PSUs में से कैपिटल रिड्यूस कर लिया, और वो जो इशू किए गए थे उन पे पेमेंट जो थी सरकार ने प्रिंसिपल अमाउंट पे ओनली 3500 करोड़ दी है, जहाँ की गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं, पेशेंस रखिए। प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। जो आपकी रिप्लेस पेमेंट थी, गाड़ी में बैठकर डिबेट करना, इनसे पूछिए कौन सी इनकी एथिक्स है। और प्रियंका जी आ रहा हूं मैं, उनकी बात खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी रंजीता जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुनिए, बोल रही है क्या? जी बोलिए। कंपनीज होती है, उसके साथ हर चीज बढ़ती है। 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है वो कह रही है, आप कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, वो अपनी तनख्वाह घट चुकी है, नौकरियां जा चुकी है। जो पहले आज से 3 साल पहले कमा रहे थे वही वो कमा रहे। अरे प्रियंका जी आपकी भी तो नाकामी है ना इसमें। प्रियंका जी नाकामी तो आपकी भी है। क्या आप महंगाई को मुद्दा बना पा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई को मुद्दा बना पा रही है क्या? अरे हमने तो महंगाई के मुद्दे पर सरकारों को पलटते देखा है, सरकारों को गिरते देखा है। कांग्रेस पार्टी कर पा रही है क्या कुछ? कांग्रेस पार्टी इस महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही है क्या? और अगर उतर रही है तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? ये नाकामी तो आपकी भी है भाई, सबसे बड़ी नाकामी तो आपकी भी है। सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलता प्रियंका जी। प्रियंका जी ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, ट्वीट के आगे आपको बढ़ना होगा, लेकिन आप ट्वीट से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप ये बताइए, हरियाणा स्टेट में पिछले 7 सालों में कितने थर्मल प्लांट लगाए और कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाए? अब कांग्रेस की सरकार में 4 थर्मल प्लांट में लगे थे, 1 न्यूक्लियर प्लांट में लगा था। आप बताइए आपने क्या किया बिजली के लिए? आप बताइए, जो आज के टाइम में आपका देश सुहाना घर बनाने का सपना है, आप सीमेंट के रोड देके आप अपनी तुलना तो करते हैं विकसित देशों से, बट वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए। चलिए आ रहा हूँ मैं प्रियंका जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। रंजीता जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर ये बीच में इस तरीके से कूदेंगी और गाड़ी में बैठकर डिबेट करेंगी, ना ही जनता सुन पाएगी, ना ही डिबेट अच्छे रूप से चल पाएगी। जो अभी नहीं, वो बोल दिया मैंने उनको, आप बोलिए। आप जो 4 थर्मल प्लांट की बात कर रही है चिल्लाकर, इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि इन्होंने अंडानीज अंबानीज और लोगों के साथ जो वहां पर उस समय ठेका किया था, तो ये ठेका हुआ था कि अगर पर जो इनका प्लांट है वहां पे बिजली 750 यूनिट से ज्यादा होगी तो यूनिट हरियाणा को मिलेगा। एक बिजली का यूनिट तब मिलेगा तो 750 यूनिट से ज्यादा एक प्लांट उत्पादन करेगा। और इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक एक यूनिट भी हरियाणा को नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ की कंजप्शन, वहाँ की प्रोडक्शन जो है सिर्फ 400 यूनिट तक की जा चुकी है। तो किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आधी नौसिखिया बातें सुनकर आप बैठ जाते हैं, आपको नॉलेज है नहीं और चिल्लम चिल्ली करके आप डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। 4 थर्मल प्लांट जो बिजली के इन्होंने लगाए थे, आज तक इतिहास में ऑन रिकॉर्ड आप पार्टी से निकालकर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, एक
यूनिट भी जो है वो हरियाणा को नहीं दिया गया है। बिजली बनती है यहाँ पर, धुआं फूंके यहाँ के लोग, उनकी हेल्थ खराब हो यहाँ के लोगों की, पोल्यूशन और मिट्टी सही यहाँ के लोग, और बिजली की प्रोडक्शन होने के बाद वो बाहर के स्टेट्स में बेची जा रही है। ये है इनकी दुरंदा की सोच। इन्होंने ये वहां पर करार किया था कि 750 यूनिट अगर एक बिजली के प्लांट से ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो वो हरियाणा को दी जाएगी, वरना पहले 750 यूनिट जो है वो बाहर बेचे जाएंगे, जो अब तक बिक रहे हैं। तो आधी अधूरी नॉलेज देकर जो बैठते हैं, आज कांग्रेसियों की जो कमी थी उसकी वजह से, जो सरकारों ने नाकामियां की थी उसकी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। सरकार बिल्कुल सही कदम की तरफ चल रही है। जब सबकी इकोनॉमीज डूब रही है, हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आज बड़ी डेवलप कंट्रीज भी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ देख रही हैं। आज फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी जो है, जो प्रोडक्ट एसेंशियल नहीं है, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर बढ़ाकर सरकार अपना रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा कर सकती है। उसके ऊपर भी सरकार सोच रही है और काम कर रही है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो सेकंड हाईएस्ट है टोबैको कंजप्शन के अंदर। अभी उसके अंदर हम सिर्फ जो 22 करोड़ लोग इसकी कंजप्शन करते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ 1 रुपया सेस बढ़ा दे बीड़ी के ऊपर, तो सरकार को 50,000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे सरकार इन सब चीजों के ऊपर काम कर रही है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। और जहां तक नींबू का रेट है, जहां तक गेहूं का रेट है, जहां तक मिर्ची का रेट है, उसके बढ़ने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। इस साल जो बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से जो फल लगता है, जो फूल लगता है, वो सारा के सारा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है इस साल बहुत कम हो रही है और गर्मी जल्दी पड़ी है। कंजम्पशन पहले, डिमांड पहले आ चुकी है और पीछे से सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से ये रेट बढ़े हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देकर सोचना पड़ेगा। हर चीज का एक कारण होता है, नहीं ना कि इस तरह की रकेता या बयान बोलो, डिस्टर्ब करो डिबेट को, लोगों को गुमराह करो। आज आम जनता को राहत देने के लिए रंजीता जी वर्ल्ड बैंक को लेकर खबर सामने आई है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो खबर पढ़ी है आपने? कौन सी खबर? वर्ल्ड बैंक की एक खबर सामने आई है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों का जो टैग है वो हटा दिया है भारत का। वो पढ़ी है खबर आपने? कौन सी उसमें लगी खबर? मैंने नहीं पढ़ी जनाब। चलिए ठीक है। मोहित वालिया जी, जो दलील यहां पर दी जा रही है रंजीता मेहता जी की ओर से, क्या कहेंगे उसके बारे में, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई 2026 तक लोग अगर राहत के बारे में सोच रहे हैं तो उतनी राहत उनको नहीं मिल पाएगी। हालांकि सरकार कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन जो सर मैंने कहा है कि हम कांग्रेस को 2026 तक कोसेंगे, राहत निश्चित तौर पे हम अगले कुछ महीने ये कोसने का काम ही करेंगे, काम करने का काम नहीं करेंगे। आज हमारी जनता जो स्टेट के हर वर्ग के लोग हैं, ये फिर शुरू हो गई है, आपके हर वर्ग के जो लोग, ये फिर शुरू हो गई है। आप इनके बाद म्यूट करेंगे, नंबर 1 है ये फिर शुरू हो गई है, इनके बाद म्यूट की जाएगी। 1,72,000 करोड़ लगातार ये बोलेंगी, आप इनके बाद म्यूट करेंगे। ये लगातार रंजीता मेहता जी उनकी बारी भी है, पहले बोल रही है, उनकी बारी भी है, आप बोलिए, उनकी बारी भी है बोलने की। लेकिन प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। को डिबेट पे बुलाएंगे आप, इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकती। प्रियंका जी मैंने सवाल ही नहीं किया आपसे, प्रियंका जी मैंने अभी सवाल नहीं किया था आपसे। थोड़ी दिमाग में और थोड़ी लॉजिकल बातें करिए। प्रॉब्लम हर टाइम में आती है, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। मैं डिबेट को छोड़ रही हूँ, अगर आप प्रियंका जी ऑडियो डाउन कर दीजिए प्रियंका जी का, क्योंकि मैंने सवाल ही नहीं किया। मैं सवाल करूंगा ना आपसे, मैं आ रहा हूँ आपकी, आप अपनी बारी में बोलिए प्रियंका जी। प्रियंका जी गलत बात है ये। मोहित जी मैंने आपसे सवाल किया था, आपने मेरा सवाल सुना क्या? मोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जो आपका एनपीएस बढ़ता है, आप जो बैंक्स है उनको कहते हैं उनको प्राइवेटाइज कर। प्रियंका जी मैं आऊंगा आपके पास। मोहित जी आपको आवाज आ रही है मेरी? एनपीएस बढ़ गया, किसने बढ़ाया एनपीएस? ठीक है सुन लीजिए, प्रियंका जी को सुन लीजिए, ये पेशेंस तो उनको है नहीं। मैं इनसे सवाल करने का मौका दे नहीं मुझे आप। चलिए बोलिए आप, बोलिए। हाँ बोलिए आप। बड़े-बड़े घराने को पैसे लेके भाग रहे, किसके टाइम पे भाग रहे हैं? ध्यान रखना भी चेक कीजिए। अब प्रियंका जी बोलिए ना, अब आपकी बारी है भाई। क्या दिक्कत है? कल हमने देखा वो रेणु तंवर जी ऐसा कर रही थी, जब उनसे सवाल नहीं किया जाता तब वो बोल रही थी दूसरे के बीच में। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब न देकर वो बीच में बोलती है। अब बोलिए अपनी नाकामी के बारे में बताइए सबसे पहले। प्रियंका जी सबसे पहले मुझे आप कांग्रेस पार्टी की नाकामी के बारे में बताइए भाई। क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? क्या महंगाई का मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ी नाकामी है ना आपकी भाई। बीजेपी जब आपकी सरकार थी, बीजेपी किस तरीके से महंगाई को मुद्दा बनाती थी?
आपके पसीने छुड़ा देती थी। आप कर पा रहे हैं क्या ऐसा? अगर आपको लग रहा है वाकई में महंगाई है, आम लोग परेशान है इससे, चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या इसको मुद्दा बना पा रही है? ये तो आपकी नाकामी है। बिल्कुल जी, कांग्रेस तो बड़े दम से लड़ रही है महंगाई के मुद्दे पे। कांग्रेस सदा ये हार जीत और वोट की पॉलिटिक्स भाजपा वाले करते हैं, हम नहीं करते। हमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, हमें आम जनता के दर्द से फर्क पड़ता है। आप बताइए 2008 में जब विश्व स्तर पे आग का सब हर जगह मंदी थी, भारत का छूटा पाया नहीं था, किसकी वजह से था? कांग्रेस जब इकोनॉमी की बात आती है तो वहाँ पर अर्थशास्त्री बैठे, दिमाग लगा के उन्होंने काम किया, तो हम बचे रहे उससे। आज क्या हालत है आपकी? ऑल बैंड के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आपकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो घटती जा रही है। आप कह रहे हैं अनाज एक्सपोर्ट करेंगे और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में कुछ कहेंगे मैडम? आप बताइए सर, कितने लोग भूखे मर रहे हैं? किसान गैस की कीमत, जो गैस का कट है, एमपी के एयर का कट है, उसकी कीमत के बारे में बताइए। अगर इनका भाषण बंद हो गया तो इनके ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लेते हैं ना प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपने सवाल पूछा है, उससे जवाब भी तो ले लीजिए। रंजीता जी बोलिए, अब बीच में मत बोलना। हाँ, बीच में मत बोलना, मैं आऊंगा आपके पास। जी बोलिए रंजीता जी। लगातार जो ये लिखकर लाकर ज्ञान फेरती हैं, आपने इनसे ऑयल बॉन्ड जो मैं बोल रही हूँ। अरे प्रियंका जी, आप फिर शुरू हो गई। अरे बोलने दीजिए ना उनको, प्रियंका जी बोलने दीजिए उनको। सॉरी, आई हैव टू लीव। अगर आप डिबेट कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको चुप नहीं करा सकते, नहीं तो मैं रंजीता जी, ये तो धमकी भी मत दीजिए ना आप। मैं उनको बोल तो रहा हूँ। नहीं, ये गलत बात है ना, आप धमकी दे रही हैं मुझे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, बोल दिया मैंने उनको, बोल दिया। ठीक है प्रियंका जी, पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और ये तरीका नहीं है डिबेट का। इनके पास एक भी जवाब नहीं है। चलिए, हाँ बोलिए रंजीता जी, बोलिए। मैं बार इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ कि 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड इन्होंने जो बेचे, इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए वो बेचे। 9,960 करोड़ रुपए का हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। रंजीता जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। रंजीता जी, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। एक भी जवाब है रंजीता जी, मेरा सवाल नहीं, आप तो सवाल सुनती हैं, आज आप भी मेरा सवाल नहीं सुन रही हैं। आप तो सुनती हैं सवाल। अब लेकिन प्रियंका, मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं देख रहा हूं। मैं कल भी वो रेणु तंवर जी सवाल नहीं सुन रही थी, वो अपने हिसाब से अपना जवाब दिए जा रही हैं। भाई ये तरीका नहीं होता है, सवाल सुन लीजिए, और अगर सवाल कोई किया है तो उसका जवाब भी ले लीजिए। सवाल आप करे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, जवाब आप ले नहीं रहे। मैं रंजीता जी ये पूछ रहा हूं आपसे कि देखिए, कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आम जनता ने आपको इसी मुद्दे पर चुना। भाई बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में लगातार ये नारे सुनाई देते थे। भाई अब ये तो लोगों ने सोचा नहीं था कि आप इसके लिए कांग्रेस को कोसते रहेंगे 8 साल तक। भाई अब तो आपकी बारी है, अब आपकी सरकार है, सत्ता में लगातार 5 साल आप सरकार चला चुके हैं। एक बार फिर से जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस को ऐसे कोसते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। लोगों को राहत कैसे दी जाए, इस पर काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको चीजें बताई, सॉल्यूशंस बताए कि किस तरीके से हम महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया जब चुनाव होता है तो महंगाई पे कंट्रोल कैसे हो जाता है रंजीता जी? जब चुनाव होता है तो महंगाई पे कंट्रोल कैसे हो जाता है? दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये चुनाव, हाँ, महंगाई का चुनावी कनेक्शन क्या है? जब भी चुनाव आते हैं, सारा साल हिंदुस्तान के अंदर चुनाव चलते हैं, जो महंगाई दर है, जो रेट्स हैं, वो लगातार बढ़ते और कम होते रहते हैं। कभी भी सरकारों ने इस चीज को इस तरीके से नहीं किया कि अब हमारे इलेक्शन है तो हम रेट ना बढ़ने दें। अभी निकाय के चुनाव इसी महीने से शुरू हो रहे हैं। इस साल के एंड में हिमाचल के चुनाव और राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं। उससे जो नेक्स्ट ईयर है उसके बाद बाकी स्टेट के चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव तो लगातार एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। इसको अगर आप इसके साथ ना जोड़े तो बहुत बेहतरीन है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कोई सुझाव, हमने तो बिहार चुनाव से पहले भी यही देखा था, हमें तो अच्छे से याद है रंजीता जी, हो सकता है आप भूल गई हो, बिहार चुनाव से पहले भी यही हाल था। चुनाव से पहले क्या था? बिहार में जब चुनाव होना था तब भी यही हाल था, दाम नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए दाम बढ़ना शुरू हो गए, और ऐसे अब 5 राज्यों के चुनावों में देखा है हमने। जब तक चुनाव हुए तब तक 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 पैसा नहीं बढ़ा, रुपए तो छोड़िए आप, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुए दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, आप लगातार जो है स्टेबल चल रहे हैं और दाम बढ़े नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि बढ़ने जा रही है, लगातार स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। तो मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास 10 दिन के रिजर्व हैं। 10 दिन तक हम रिजर्व को यूज करते हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। उसके बावजूद अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि ओपेक है जो कंट्रोल करता है 75% क्रूड ऑयल का रेट,
ओपेक कंट्रीज ही डिसाइड करती हैं कि कितना दाम होगा कितना नहीं होगा, और हमारे पास सिर्फ 10 दिन के रिजर्व हैं। हमारे पास सिर्फ 3 अंडरग्राउंड रिजर्व हैं, जिसके अंदर हम 10 दिन का जो आगे कंजम्पशन होने वाला पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करके रख सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर हम इसको जीएसटी के अंडर ले आए तो हम इनके दामों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको लेकर जब जब भी मीटिंग की जाती है सारी स्टेट्स मना कर देती हैं कि हमें इसको जीएसटी के अंदर नहीं लेके आना। ये वाजिब सवाल है आपका, ये रंजिता जी वाजिब सवाल है, ये सवाल मैं प्रियंका जी से पूछूंगा। प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर हम जीएसटी के अंदर ले आए तो हमारा पेट्रोल का प्राइस 75 रुपए हो जाएगा और हमारा डीजल का प्राइस जो है 68 रुपीज हो जाएगा, जो कि आम जनता के लिए कंजम्पशन के लिए एक रिलीफ होगा। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम निश्चित तौर पे लगातार हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी कैसे कम करें बाहर के देशों के, और हम अपने यहाँ पर ऑयल कैसे पैदा करें। मैं प्रियंका हुड्डा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इनके पास क्या कोई एक भी सुझाव है जो ये सरकार को दे सकती है और सरकार उसके ऊपर नाम काम करे तो सरकार का कसूर। लगातार जितने भी हमारे ये टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, 22 करोड़ जनता जो है टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती है, और सिर्फ 1 रुपया अगर बीडी पे हम ठीक है रंजिता जी मैं आ रहा हूँ, जो रह गया है उसको आप बाद में बता देना। मैं आ रहा हूँ एक बार फिर से आपके पास, क्योंकि बाकी जो मेहमान उनको ये ना लगे ना कि सिर्फ आप ही को मौका मिल रहा है, बाकी को मौका मिल नहीं, सबसे मौका लीजिए। जी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर कुछ रह गया है तो आप उसको पूरा कर लीजिएगा। मोहित जी आवाज आ रही है आपको, मेरे सुन पा रहे हैं क्या? मोहित जी सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आ रही है मोहित जी आपको? चलिए उनको आवाज नहीं आ रही है। प्रियंका जी जो एक बड़ा सवाल उठाया है रंजिता मेहता जी ने, और ये बात बिल्कुल सही है भाई, जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और ये मुद्दा उठता है उसमें कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनको किस तरीके से जीएसटी के दायरे में लाया जाए, हाथ तो आप ही खड़ा कर देते हैं भाई। आपके जो वित्त मंत्री बैठते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं जी, हमें नुकसान होगा रेवेन्यू का। मतलब आप मीटिंग में कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। सर देखिए जो स्टेट्स है इस टाइम, जैसे मैडम ने राजस्थान का भी सवाल उठाया, मैं उस पर भी जवाब देना चाहूंगी, पॉइंट बाय पॉइंट मैडम का जवाब देना चाहूंगी। अब राजस्थान जो स्टेट्स है, अब उनका जो स्टेट का लेवल का स्टेट का वैट होता है वो एड वैलोरम टैक्स है, नो डाउट वो ज्यादा है, बट स्टेट को आपकी रिम्बर्समेंट नहीं मिल रही, जो जीएसटी में आपका है उसको रिम्बर्समेंट नहीं मिल रही, और सेंटर जो आपका रेट बढ़ाती है वो आपका 14 बार बढ़ाती है और थोड़ा कम कर दे देती है, और फिर एक्सपेक्ट करती है कि स्टेट भी उसी लेवल पे आपका घटाए। दैट इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ ऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरी चीज जो आपने ऑयल बॉन्ड पे बात की, तो जो पेमेंट है ऑयल बॉन्ड पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप सरकार ने दी है वो सिर्फ 3500 करोड़ है, जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है पिछले 7 सालों में वो 17.29 लाख करोड़ है। सेकेंड ऑफ ऑल जो आपकी इंटरेस्ट है उस पे वो 7000 करोड़ सरकार ने जमा कराई है, और जो सरकार की अर्निंग है वो 4.53 लाख करोड़ है। उसके बाद जो बात है कि उत्पाद बढ़ाने की, उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि ओएनजीसी की जो आपकी प्रोडक्शन, जो ऑयल प्रोडक्शन थी वो आपकी 23.05% थी, जो घट के 15% पे आ गई है। क्यों? क्योंकि उनमें जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दी गई है। तो वो क्यों कम की गई है? क्यों आप प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं कि हर चीज को हमें देना ही देना है, बाहर देना है। और जहां तक जीएसटी में लाने का सवाल है, तो सर अगर ये मतलब आई एम नॉट वेल एक्विंटेड विद दिस टॉपिक, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक। जहां मुझे नहीं पता तो आई वुड नॉट कमेंट। रेस्ट जो मैडम ने सवाल पूछे थे उनका जवाब ये है। और जहां तक कांग्रेस का महंगाई के लड़ाई करने का और कांग्रेस का महंगाई का मुद्दा उठाने की बात है, आज अगर आप पता नहीं आपको दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम है, आप पिछले कितने सालों से देखकर कांग्रेस मैदान में खड़ी है और महंगाई के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। और जब हमारी सरकार थी तब 450 रुपए का सिलेंडर था, तब भाजपा सरकार के लोग 900 रुपए छोड़ के गए थे, तो आप भी 900 रुपए छोड़ के गए। उसके बाद जब आपका पेट्रोल जो क्रूड ऑयल 2020-21 में जो आपका क्रूड का प्राइस था वो घटा, मगर हमारी जो माननीय सरकार है उसने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार है उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरी बात, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस बहुत ज्यादा था, तो सरकार ने अपनी जेब काट के आम जनता पे फ्यूचर के ऊपर डालकर ऑयल बॉन्ड बांट दिए। इसलिए मैडम प्लीज सुनो, उसके बाद बोल देना उसके, और अपनी जेब पे ताकि आम इंसान को फर्क ना पड़े। 2008-9 की अगर आप बात करेंगे तो उसके बाद दुनिया लुट गई और बर्बाद होगी। लुटी तब थी इंटरनेशनल। नहीं प्रियंका जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्या फर्क था प्रियंका जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हाँ जी सर, कि भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है,
महाराष्ट्र में आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, झारखंड में आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। भाई जिन जिन स्टेट में आपकी सरकार है, कम से कम वहां तो वैट कम करके लोगों को राहत दी जा सकती है। तो मैं तो ये बार बार कहता हूं कि एक मिसाल तो कायम करिए आप कम से कम, कि भैया देखिए जहां पर हमारी सरकार है वहां वैट करके लोगों को राहत दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किस तरीके से लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है। तो मिसाल कायम करिए। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों नहीं करते हैं आप लोग? या सिर्फ दिखावा करना है? नहीं, दिखावा तो हम करते ही नहीं, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ये लोग दिखावा ही करते हैं, दिखावे पे स्टेज पे नहीं, वो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लोग भी तो कर रहे हैं ना। आपका न्यूज चैनल से है, आपको तो दिखता है लोग सड़क पे खड़े हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, भूखे मर रहे हैं स्कूलों में। अरे आप वही बात एक ही बात दोहरा रही है। मैंने जो सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। स्कूलों की हालत बता रही हूँ प्रियंका जी, स्कूलों के विषय पर चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेंगे, लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, या उस सवाल से बच रही हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसमें वैट में कमी करके, वैट कम करके लोगों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप दे दीजिए, आप मिसाल कायम करिए इनके लिए। है वहाँ की सरकारें दे रही है, और सरकार जो आपकी जो भाजपा हमने तो नहीं देखा दे रही है। नाटक बात और छप्पी सरकारें क्या करते हैं, 10 कदम आगे जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी लौटूंगा, मैं लौटूंगा। हाँ ठीक है, मोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मोहित जी सुन पा रहे हैं क्या आप? मोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? मोहित जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? चलिए ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज उन तक जा ही नहीं है मेरी। ठीक है, रंजिता जी बोलिए। रंजिता जी कुछ कह रही हैं आप, बोलिए। देखिए, अभी आपने बिल्कुल ऑथेंटिक इनसे सवाल किया है कि जहाँ पर इनकी कॉम्बिनेशन की सरकारें हैं, महाराष्ट्र जैसी सरकार 39.12% वैट ले रही है, पंजाब 35.12% वैट ले रही है, केरला 30.37। और रंजिता जी, महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी सरकार है जो 100 रुपए का पेट्रोल अगर कोई खरीद रहा है तो 52 रुपए उसकी जेब में जा रहे हैं। 52 रुपए सरकार के उसमें से। मैं वही बताना चाहती हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सरकार जो है वो महंगा बेच रही है, लेकिन वहां की चिंता नहीं कर रहे हैं कांग्रेसी। दिल्ली 27% जो है वो वैट ले रही है, जबकि हरियाणा सिर्फ 26.25% ले रही है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे कम जो है वो हरियाणा स्टेट ले रही है। उसके बावजूद आप चिल्लम चिल्ली करके, मैं बार बार इनकी ऑयल बॉन्ड की ये कहते हैं कि उन्होंने इतनी कमाई की और इन्होंने इतना ब्याज दिया। जनाब, कमाई जो सरकार कर रही है, क्या आप इस बारे में जागरूक हैं कि 140 करोड़ की जनता में से 85,000 करोड़ जनता को पिछले 2 सालों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्योंकि पैंडेमिक रहा। पूरी की पूरी जनता को फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई, जो कि आज तक किसी भी कंट्रीज में नहीं लगी। हिंदुस्तान ने एक मिसाल कायम की है। क्या वो चीजें पैसों से नहीं आती? जिस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरीके से आज श्रीलंका का हालात है, वहाँ पे इमरजेंसी के हालात हैं, वहाँ पे हम $20 बिलियन की मदद करके उसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं ताकि वो कंट्री लुटने से बच जाए। रंजिता जी ये कह रही हैं आप कि एक हाथ से अगर हम दे रहे हैं तो एक हाथ से हम ले रहे हैं, यानी बात बराबर करके चल रहे हैं आप। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है और काम अगर किए जा रहे हैं जन कल्याण के, तो उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा आप इसी तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ये कह रही हैं आप। हाँ प्रियंका जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही हैं, ये बहुत गलत तरीका है, डिबेट करने का तरीका ही नहीं है। बोलिए रंजिता जी। इस साल जो बारिश की आपदा हुई है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है नींबू मिर्च की, उसकी वजह से वहाँ का जो फल है वो खराब हो गया। इस साल की जो प्रोडक्शन है गेहूं की, उसमें भी आप देखेंगे जहाँ पे पर एकड़ 22 क्विंटल उत्पादन होता था, इस बार घटकर वो उत्पादन 15 क्विंटल रह जाएगा, क्योंकि काफी मात्रा में फूल खराब हो चुका है। जो ये क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके चलते सरकारों को राहतें देनी पड़ती हैं, सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, उनको मुआवजा देना पड़ता है। तो प्रियंका हुड्डा जी की जनरल नॉलेज के लिए बता दो, तो ये सारा पैसा उन्हीं रिजर्व से आता है जो सरकार कमाती है। इनको ये तो दिखता है कि सरकार ने कितना कमाया, पर पहले भी होता था मैडम। उस समय जो क्रूड ऑयल का रेट था, उस समय आप लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए ऑयल बॉन्ड बांटे। उस ऑयल बॉन्ड का जो ब्याज था, क्या आपने सोचा था कि 2026 तक फ्यूचर की सरकार नहीं? लेकिन रंजिता जी, क्रूड ऑयल, चलिए हम मान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में, रंजिता जी, प्रियंका जी एक मिनट मुझे सवाल करने दीजिए।
रंजीता जी, एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं भाई ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इसका असर यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन जब दाम कम होते हैं कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो क्या आप काम कम करते हैं उनको? नहीं होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि दाम अगर वहां पर कम हुए तो आपने कम नहीं करे, तेल कंपनी ने कम नहीं किया। अच्छा सवाल किया आपने जी। मेरी बात सुनिए, अगर आज मैं एक आम आदमी को राहत देना चाहती हूँ, मैं सरकार की इमेज को बड़ा दुरुस्त करना चाहती हूँ, सभी राज्यों में मैं चुनाव जीतना चाहती हूँ, मैं भी आज 100 रुपए का जो तेल का रेट है उसको 70 रुपए कर देती हूँ, और 30 रुपए जो कंपनियों को घाटा हो रहा है उसके मैं उनको फ्यूचर में ऑयल बांट देती हूँ कि 2035 तक हम आपको इसका ब्याज दे देंगे और 2035 तक हम इसको चुका देंगे। खुदा ना खास्ता फ्यूचर में बीजेपी की सरकार ना आके कांग्रेस की सरकार आ जाती है और कांग्रेस की सरकार को वो 10,000 करोड़ रुपया ब्याज जो है वो हमारे जो गलतियां की हुई है उसके लिए भुगतना पड़ता है। तो ये हमें कोसेंगे? आप दे ही नहीं रहे ना जी, आप बोल रहे हो दे नहीं रहे। ये हमें कोसेंगे कि नहीं कोसेंगे? जो इन्होंने पीछे गलतियां की हैं, जब इनके नियंत्रण में था, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर सब इनके नियंत्रण में था, पेट्रोल का दाम कम करना, ज्यादा करना, डीजल का दाम कम करना, ज्यादा करना, उस समय इन्होंने अपना नियंत्रण ना करके ऑयल बांट मांग के अपनी लायबिलिटी को फ्यूचर में फेंक दिया कि जो पूर्व आगे सरकारें आएंगी वो अपने आप भुगतेंगी, हम तो ऐश करें। अपनी जेबें बाड्रा की भरने के लिए इन्होंने ये काम कर दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई 2010 से 2014 तक ये धीरे धीरे नियंत्रण पूरा खत्म हो गया और 2024 में जब 14 में जब हमारी सरकार आई तो हम 1% भी नियंत्रण कर ही नहीं सकते। सारा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कम करेंगे तो कम होगा, वो ज्यादा करेंगे ज्यादा होगा। तो हम तो उन रिजर्व को ही भरने में लगे हुए हैं जो खड्डे ये खोद कर गए हैं। इन्होंने इनके खोदे हुए खड्डे 2026 तक हमें भुगतने पड़ेंगे, पर हम आम जनता को राहत देने के साथ साथ नए फ्यूचर सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं ताकि आने वाली सरकारों को इसका बोझ ना पड़े, आने वाली जनता को इसका बोझ ना पड़े। हम रिजर्व्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के भी ऊपर काम कर रहे हैं, हम गैस के उत्पादन के लिए अपने हिंदुस्तान के अंदर ही फिर बीच में कूद रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी डिबेट करते हैं कम से कम उस कैलेबर और उसको बुलाइए जिसको डिबेट करनी आती हो और बीच में कूदना ना आता हो। जिस तरीके से इमेच्योरिटी के साथ बैठकर तालियां मारकर हिजड़ों की तरह यहाँ पे एक्शन किए रंजीता जी ऐसे नहीं, ये तो गलत भाषा है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, अरे ठीक है, पर्सनल मत होइए। और जिस तरीके की एक्शन करेगा वही चलवाएगा। नहीं रंजीता जी थोड़ा सा नहीं, ये गलत भाषा का इस्तेमाल गलत बात है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं यह ठीक नहीं है। करती हैं लगातार तालियां मार मार के पता नहीं अपने आप को क्या शो करती हैं, तो इनको डिबेट की तहजीब आनी चाहिए। हाँ बोलिए, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखिए पढ़ी लिखी हैं, इतने बढ़िया डिबेट आप करती हैं, एक अच्छी प्रवक्ता हैं, और इससे पहले भी कई बार आपके साथ डिबेट मैंने किया, ऐसा नहीं है, लेकिन भाषा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। जी बोलिए आप। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था, हम निश्चित तौर पे उस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है पेट्रोल और डीजल का, जो जिसको हम एक इनविजिबल चोर करते हैं, जो लगातार हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, उसके ऊपर लगातार हमारी कंट्री काम कर रही है। ठीक है। हाँ प्रियंका जी बोलिए, क्या बोल रही थी आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इनके बोलने से सब कुछ हो नहीं जाता। आज जो आपका डाटा दिखाता है, आप कोई पत्रकार है, आपको पता है कि भारत की क्या हालत है। आपके जो भारत में जो आपके हर चीज के प्राइसेस है, मेडिसिन, असेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस में तो ऑयल नहीं कूद रहा होगा, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 1 अप्रैल से आपके 800 असेंशियल मेडिसिन है, उनके प्राइस इतने स्काई रॉकेट अप हुए हैं, वो क्यों है? पूछना तो हमारा हक बनता है। और आप ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा से ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम आज ही आई है, बट हर सरकार का काम यही है कि प्रॉब्लम पे झुकते हुए आम जनता तक राहत पहुंचाए और उसको राहत दे और उसके ऊपर बोझ ना डाले। आज जो ये आप धड़ा डलने से ये जो अपने कॉर्पोरेट घराने हैं, इनको आप इनके लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, जो एनपीएस बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि आम जनता तक इसका बर्डन जा रहा है। कारण ये नहीं है कि भाई आपके जो फ्यूल प्राइसेस और वो सब तो चलता रहता है, पहले भी आया है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी बड़ी दिक्कतें आई थी, बट इतना बुरा हाल नहीं था कि भाई इतने हर चीज के प्राइस आपके
आसमान छू जाए। 450 के सिलेंडर पे भी सड़क पे आगे थे, उससे भी ज्यादा मानते थे। आज सिलेंडर 1000 पार कर चुका है। तो प्रॉब्लम आती रहती है। सरकार प्रॉब्लम के पीछे ऑयल बॉन्ड 1 साल हो गए पीछे ऑयल बॉन्ड सुन रहे हैं हम। ऑयल बॉन्ड रीजन नहीं है, ये इनको बहाना मिल गया है। इनको बहुत अच्छा बहाना मिल गया ऑयल बॉन्ड के पीछे छोड़ना। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ऑयल बॉन्ड पे क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। बाकी पैसा कहा जा रहा है, कौन खा रहा है, क्यों ये पतंजलि वाले रुचि सोया जैसे ये करके इतना चलिए, ठीक है। बैंकों को लूट रहे हैं। ठीक है, मैं प्रियंका जी आपके पास भी आ रहा हूँ, रंजीता जी आ रहा हूँ, अब दोनों के पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़े हैं, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप वालिया जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आ रही है शर्मा जी, बिल्कुल आ रही है आवाज आपको। जी जी प्रदीप जी, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था मैं सवाल लूं, अभी मोहित जी हमारे साथ थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी क्योंकि आवाज आपको आ नहीं रही थी उनको मेरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे प्रदीप जी, जो तर्क दिया जा रहा है या सरकार की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है कि भाई महंगाई बढ़ने की क्या वजह है, उससे आप सहमत हैं? और एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप किस तरीके से इसका एनालाइज करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे ना दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो एक इलेक्शंस बहुत बड़ा रीजन था यहाँ पे जिसमें प्राइस को कंट्रोल रखा गया। 137 दिन के आसपास का समय रहा जब फ्यूल प्राइसेस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। क्यों? उसका रीजन उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के इलेक्शन सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए तो उसको छेड़ा गया। देखिए यहाँ यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल में अगर आप कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट आता है। प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है। हम सोचें कि इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो ऐसा नहीं है। अब कीमतों का असर तो पड़ रहा है। देखिए ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा रशिया से जा रहा था। वो बात और है कि इंडिया बहुत ज्यादा वहां से इंपोर्ट नहीं कर रहा था लेकिन वहां से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजें जा रही थी। तो जहां जहां उनका यूज हो रहा था तो वहां इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ी है जी। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं हद तक उसका इम्पैक्ट जो रेडी प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर आता है। जब फिनिश प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ रही है तो क्योंकि इंडिया इंपोर्ट भी बहुत सारी चीजें करता है। अब वेजिटेबल ऑयल लगा लीजिए, वेजिटेबल ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, कीमतें उसकी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और पिछले 1 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये इम्पैक्ट मेन जो मैं देख पा रहा हूँ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो कि कोविड के टाइम से ही हो गई थी और उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर ये इसमें एक एडवांटेज हो गया। मतलब ये उसमें सोने पे सुहागा हो गया कि पब्लिक को इतनी कीमतें झेलनी पड़ रही है और गवर्नमेंट भी मैं कहूंगा कि एक लिमिट तक उसे एब्जॉर्ब कर पाती है। आपके सामने अभी श्रीलंका है, श्रीलंका में बेइंतहा कीमतें बढ़ गई लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये फ्री स्कीम्स बंद नहीं हो रही है और इलेक्शन जीतने का ये मूल मंत्र बन चुका है। अब इसको पहले दिल्ली में ऐसा हुआ, उसके बाद अभी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं अब जो भी इलेक्शंस में ये फ्री स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हमारी जो आम जनता है वो सरकार को स्कीम के हिसाब से चुन रही है। ये हो क्या रहा है, जब तक ये स्कीम चलती रहेंगी, फ्री में लोगों को बांटा जाएगा, तब तक हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिवाइव नहीं कर पाएगी और ये बर्डन कहीं हद तक जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्री स्कीम्स को बंद करना पड़ेगा और यूक्रेन रशिया वॉर का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन हाँ आपके जो कंट्रोल में चीजें हैं आप उसको जरूर चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फिलहाल रिजर्व को अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है। देखिए कीमतें अगर बढ़ रही है तो वो सीधा मार्केट के ऊपर दी जा रही है, कंज्यूमर के ऊपर जा रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट सीधा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे पड़ रहा है। क्योंकि अब हमें ये समझने वाली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट तो क्या ये श्रीलंका बन जाएगा? मेरे को लगता है कि ये श्रीलंका नहीं बनेगा। अभी चीजें कंट्रोल में है लेकिन अगर ये फ्री स्कीम्स बंद नहीं की गई तो श्रीलंका बनने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन रंजीता मेहता जी देखिए भाई फ्री के लिए आप दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसमें आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है, ये हम सभी जानते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव किस तरीके से जीतती है ये भी हम सभी को पता है। लेकिन अब वही शैली धीरे धीरे ठीक है कम अपना रहे हैं लेकिन अपना तो आप भी रहे। अब देखिए आपने यूपी में चुनाव जीता लेकिन वहां पर यह कहा जाता है या यूपी का चुनाव हो या किसी और राज्य का चुनाव हो जहां पर आप 4 राज्यों में आपने सरकार बनाई अपनी,
वहां पर यह कहा जाता है कि जो आप फ्री राशन लोगों को दे रहे थे, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा और ये कहीं ना कहीं वोट में भी तब्दील हुआ है। अब लोगों को ये ना लगे कि भाई जैसे चुनाव खत्म हुआ आपने इस स्कीम को बंद कर दिया, क्योंकि 31 मार्च तक वो स्कीम थी, लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो ये जो चीजें चल रही हैं और जिस बात का यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे हैं कि भाई अगर आपने ये फ्री स्कीम जो और ये जो फ्री में जो चीजें आप दे रहे हैं लोगों को, ये अगर आपने बंद नहीं की तो मुसीबत हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से पैंडेमिक रहा, जिस तरीके से 2 साल कोरोना ने हमारे देश को खत्म किया, उस समय लोग भूखमरी से ना मरे, इसलिए सरकार ने स्कीम दी थी। सरकार ने कोई इस तरीके के मैनिटीज उनको नहीं बांटी है, उनको 2 वक्त की रोटी खाना जो है, जो उसकी एसेंशियल कमोडिटी है, वो उनको देने का काम किया है। और अगर सरकार ना देती तो भूखमरी से जितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु होती तो फिर आप सरकार को ही कोसते। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जैसे लोग जो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, हम राशन घर पे फ्री पहुंचाएंगे, ये चीजें हैं जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आम जनता जनार्दन को भी समझना पड़ेगा कि फ्री बीज जो है वो फ्यूचर में आपकी जेब पे ही डाका डालते हैं और आपकी जेब से निकलते हैं। आम जनता को राहत देने के लिए अगर उनको वैक्सीनेशन के इंजेक्शन नहीं लगाए जाते तो ये पैंडेमिक क्या हालात करते, ये सारी दुनिया को पता है और आपको भी पता है। जो चीजें सरकार के द्वारा राहत के लिए दी गई हैं, हमें आम जनता को समझना होगा कि ये जो इकोनॉमिकली जो इतना बड़ा इफेक्ट हमारी सरकार के ऊपर पॉकेट पे पड़ता है, वो आम जनता को राहत इसलिए दी जाती है कि वो जनता जनार्दन इस कम्युनिटी और इस चीज की वजह से अपनी जान न खो बैठे। ये बेसिक कम्युनिटी है जो हमें देनी जरूरी है। अगर हम उस समय 2 वक्त की खाना ना देते, भूखमरी के कारण लोग ज्यादा मरते और इस पैंडेमिक जो ये कोरोना आया था इसकी वजह से कम मरते। तो अब अगर आप ये कहें कि हमें बंद करनी पड़ेगी, निश्चित तौर पे ये सारा जिंदगी के लिए नहीं है। अब कोरोना फिर से वेरिएंट आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस 6 महीने के लिए स्कीम को बढ़ाया गया है। और आम जनता जनार्दन ये अच्छी तरीके से जानती है कि जो ये राशन का 5 किलो राशन एक गरीब परिवार को दिया जाता है, उन्हीं परिवारों को दिया जा रहा है। पिछली सरकारों की तरह अकाउंट किसी का, निशान किसी का, साइन किसी का और जेबें किसी की भरी जाती थी, वो वाला काम हमारी सरकारों ने बंद कर दिया, क्योंकि हर चीज आधार से लिंक हो चुकी है और एक जो जरूरतमंद इंसान है उसी के पास ये चीज आ रही है, उसी की जेब में ये चीज आ रही है। नहीं, लेकिन कई शिकायतें ऐसी भी आई रंजीता मेहता जी, इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकती हैं कि जो लोग जिन लोगों को जरूरत भी नहीं है इसकी, उनको भी राशन दिया जा रहा है, उनको भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज आधार और पैन को इसलिए लिंक किया गया है ताकि इन चीजों को, जो इनकी चोरियां हैं वो पकड़ी जाए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अभी प्रियंका हुड्डा जी कह रही थी एनपीएस बढ़ रहे हैं, अभी आंकड़े कहां से उठाते मुझे नहीं पता। मैंने आपको डिबेट की शुरू में बताया था, जो करदाता 3.7 करोड़ थे, आज बढ़ाकर वो 6.3 करोड़ हो गए हैं। वो इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को कम किया है। एनपीएस कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से पैंडेमिक आया था, उद्योग धंधे बंद हुए थे, 7 सालों में और ये जो ठीक है प्रियंका जी, उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी होने दो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप इनको ही सुनिए, मतलब लगातार बीच में कूदने की आदत है। प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं, हाँ बोलिए। इंतजार नहीं कर सकते, पेशेंस नाम की चीज पास से नहीं गुजरती। इनसे जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब ना देकर कभी ये किसी चीज पे पहुंच जाती है, कभी किसी चीज पे पहुंच जाती है। मैंने 3 बार इस डिबेट में शुरू में भी कहा, बीच में भी कहा कि इनके पास कोई वैल्यूएबल सजेशन है जिससे इस महंगाई को कम किया जा सकता है, वो एक सजेशन दे। हमारी सरकार निश्चित तौर पर, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, वो देने के लिए इनके पास नहीं है। प्रियंका जी बहुत अच्छी बात की है रंजीता जी ने कि अगर आपके पास, आपको लगता है कोई ऐसा सजेशन है, कोई ऐसा सुझाव है आपके पास जो आपको लगता है कि भाई महंगाई को काबू करने में ये काम आ सकता है, तो दीजिए। बिल्कुल सही बात है भाई, अब देश की इतनी बड़ी पार्टी, आप भी 137 साल पुरानी पार्टी आपकी, तो अगर कुछ भी ऐसा है आपके पास तो बताइए ना सरकार को, दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, सरकार उस पर अमल करेगी। सबसे पहले तो मेरा इनके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है, जो इनके इकोनॉमिस्ट है, प्लीज अपनी इकोनॉमीज को थोड़ा सा, मतलब जो इनके इकोनॉमिक फैसले हैं वो थोड़े ढंग से लीजिए। आप इसी साल का हरियाणा का बजट देखिए, हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू बजट को कैपिटल बजट में डाल दिया और कह दिया कि भाई हमारा डेफिसिट है वो कम हो गया। तो इस तरह की ना कीजिए। दूसरी बात, जो हमारे देश, हमारी जो कंट्री की ऑयल प्रोडक्शन है, हमें उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि भाई उसमें निवेश घटा के उसको घटाने की। कैसे बढ़ेगा? जो एक मिनट मैडम, एक मिनट, कैसे बढ़ेगा? जो सर कह रहे थे कैसे बढ़ेगा? बयान बनाना चाहिए, करना चाहिए, वो तो मैं भी कह रही हूँ। सुजेशन दीजिए, कैसे बढ़ेगा? आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, ऐसे घटा है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे आप लोग, आगे सुनिए, रुकिए।
और दूसरा जो सर कह रहे थे, सर हम वेलफेयर स्टेट है, हम पुलिस स्टेट नहीं है। माना कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, बट वेलफेयर स्टेट का जो काम है वो है जिन लोगों को जरूरत है उनको जरूरत के टाइम पे सरकार उनके लिए खड़ी रहे। और दूसरी बात, जो 5 किलो राशन है ना, ये कौन कब लागू हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था मैडम? ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था ना, जो कांग्रेस की सरकार में था तब था। मनरेगा, ये सब स्कीम जो वेलफेयर स्कीम थी लोगों की भलाई के लिए थी, ये पहले भी थी, बट तब ऐसा काम नहीं था कि त्राहिमाम हो गया था कि मेरे को सुनने में कमी हो रही है। हाँ जी, चलिए, समय की मेरे पास कमी है। प्रदीप जी आपसे मेरा आखिरी कमेंट, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई जो बेलगाम हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये कम हो सके? क्या सुझाव रहेगा आपका? अमित जी, मेरे को ये लगता है कि जो अभी सजेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर इलेक्शन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर 137 दिन फ्यूल प्राइसेस नहीं एस्केलेट हुए तो वो एक इलेक्शन का चश्मा था जहाँ पे वोट जरूरी था। आम आदमी की पॉकेट पे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वोटिंग इम्पोर्टेंट थी। उस चश्मे से ना देखते हुए फ्रीबीज उतने ही, जहाँ पे एक आम आदमी को उसके मान लीजिए चावल स्कीम दी गई 5 किलो की या 7 किलो की, वो एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, मैं समझ सकता हूँ वो जरूरी था। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के पास खाने को भी नहीं था, तो वैसी स्कीम जो मैंडेटरी है वो तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के चश्मे जैसे नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया मोहित जी। 137 दिन नहीं बढ़ा, सही कह रहे थे। और जो ऑयल बॉन्ड पे ना, अगर एक बार आप भाजपा कर रही है, ये वाजपेयी जी की सरकार ने 2002 में सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया था मैडम। कांग्रेस की प्रवक्ता जी सजेशन दीजिए। मैं वही दे रही हूँ मैडम, जो आप ये सब कांग्रेस बीजेपी, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता व्हाई यू सो ब्लडी स्टक इन दिस थिंग। आप तो मतलब आप इतना इस चीज में जा चुके हैं ना, ऑयल बॉन्ड आपने वो लगा लिया एक कश्मीर, जैसे भाई साहब कह रहे हैं। मैडम चुप, आपको पता है ऑयल बॉन्ड शुरू करो हुए थे। सजेशन ये है कि अपनी जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है ना वो थोड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, रंजीता जी आपका, प्रियंका जी आपका, प्रदीप जी आपका, शुक्रिया। समय की कमी है मेरे पास, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है जिसका तस कि महंगाई से लोगों को राहत कब और कैसे मिलेगी। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी लोगों के लिए हो गया है, क्योंकि हर दिन हर रोज़ किसी न किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी पर इसकी मार, हम तो कहेंगे ज़बरदस्त मार पड़ रही है। फिलहाल इतने छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।